नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। शिक्षा दर्शन के इस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आज जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे यूथ पब्लिकेशन बुक से। जो रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है दोस्तों, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, जेई, पारा मेडिकल, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल आदि जितना भी एग्जाम है उसे पूछे गए प्रश्न का संकलन है। तो चलिए हम लोग इस बुक में बायोलॉजी का 9th चैप्टर तक पहुंच गए हैं। 8th चैप्टर जो है से अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। आज 9th चैप्टर का तीसरा टॉपिक देखेंगे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। क्या है? श्वसन श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे विथ डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इससे थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्टिव टाइप के देख लेंगे श्वसन तंत्र होता क्या है, श्वसन तंत्र के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। तो दोस्तों श्वसन तंत्र जो है, श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऊर्जा तथा उष्मा प्रदान होता है। आपको पता है जब कोई भी व्यक्ति के शरीर में ब्लड सर्कुलेट होते रहे, क्या होते रहे, ब्लड को सर्कुलेशन होते रहे और सांस लेते रहे यानी कि श्वसन तंत्र श्वसन प्रक्रिया होते रहे, तब उसके शरीर में क्या होता है, ऊर्जा और उष्मा की उत्पत्ति होता है। क्या होता है? ऊर्जा और उष्मा प्रदान होता है उस शरीर में। अगर जो जिस व्यक्ति का सांस रुक जाए, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए तो क्या होता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। यानी कहने का मतलब डेड हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। तो श्वसन जो है एक प्रकार की ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है, ऊर्जा तथा उष्मा प्रदान होता है। ठीक है, ये कैटाबोलिक सिस्टम है। क्या है? जो श्वसन है ये उपचायी प्रक्रिया है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक कहने का मतलब है कि किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु या पदार्थ को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ना। क्या करना? छोटे छोटे पैकेट में तोड़ना क्या कहलाता है? कैटाबोलिक कहलाता है। अब एनाबोलिक देखेंगे। एनाबोलिक में क्या होता है कि छोटे छोटे को जोड़ करके बड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं? छोटा छोटा को जोड़ करके बड़ा बनाते हैं। लेकिन कैटाबोलिक में क्या होता है, कैटाबोलिक में काटा जाता है, छोटे छोटे को जोड़कर बड़े बड़े कंपोनेंट क्या करता है, तोड़ तोड़ के छोटा छोटा पैकेट के रूप में बनाता है। तो श्वसन क्या है? श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, ऊर्जा तथा उष्मा का उत्पन्न होता है। और ये क्या है, एक कैटाबोलिक प्रक्रिया है, यानी कि बड़े बड़े पैकेट को क्या करता है, तोड़ करके छोटा करता है। इसी में दोस्तों भोजन का खंडन होता है, भोजन टूटता है तो किसमें टूटता है? कैटाबोलिक प्रक्रिया से ही टूटता है, कैटाबोलिक प्रोसेस से। अब देखते हैं श्वसन अंग। श्वसन अंग जो है, रेस्पिरेटरी जो अंग है श्वसन अंग, वो कौन कौन सा होता है? जो स्तनधारी है दोस्तों, स्तनधारी कहने का मतलब मानव, पशु जैसे गाय भैंस हो गया, जो स्तनधारी है उसमें जो श्वसन प्रक्रिया का जो अंग है वो क्या है? फेफड़ा है दोस्तों। क्या है? फेफड़ा। यानी कि जो श्वसन करता है किससे करता है? फेफड़ा से। पहले हम लोग सोचते थे कि श्वसन क्या होता है, नाक का प्रक्रिया है। नाक जो है, हम लोग जब नाक बंद किए तो क्या बंद करते हैं, तो क्या थोड़ा माउथ से भी सांस ले लेते हैं। यानी कहने का मतलब जो नाक और माउथ जो है एक क्या है, माध्यम है दोस्तों। क्या है? माध्यम है सांस लेने की। ये कोई अंग नहीं है सांस लेने की, श्वसन प्रक्रिया की। श्वसन प्रक्रिया का अंग कौन सा है? स्तनधारी में फेफड़ा है। कीट पतंग में है जो दोस्तों, कीट पतंग में जो श्वसन अंग है वो क्या है? ट्रैकिया, श्वास नली। क्या है? कीट पतंग जो है उसमें श्वास लेने की श्वास अंग है, श्वसन अंग है, वो क्या है? ट्रैकिया, श्वास नली। अब आता है जलीय जीव में। जलीय जीव जैसे हो गया मछली और भी कई जंतु है जो जलीय जीव में है। उस कैसे सांस लेते हैं? तो गिल से सांस लेते हैं। किससे लेते हैं? गिल से सांस लेते हैं, अपना गलफड़ा से सांस लेते हैं। आता है मेढक जो है दोस्तों, वो 3 प्रकार से सांस लेता है। किससे? 3 माध्यम से सांस लेता है। कौन कौन से? पहले तो लेता है वो फेफड़ा से। फेफड़ा से कब लेगा? जब आप भूमि पर रेंगता रहेगा। क्या रहेगा? भूमि पर रहेगा तो सांस किससे लेगा? फेफड़ा से। जब आप भूमिगत हो जाएगा दोस्तों, जब बरसात के दिन खत्म हो जाता है, क्या होता है, मेढक क्या होता है? भूमिगत हो जाता है, यानी कि धरती के अंदर चला जाता है। जब भूमिगत हो जाता है तो किससे सांस लेता है? वो त्वचा से सांस लेने लगता है। जब मेढक बच्चा रहता है दोस्तों, बच्चा को बोलते हैं हम लोग टेडपोल। क्या बोलते हैं उसको? टेडपोल बोलते हैं बच्चा को। जब बच्चा रहता है मेढक बच्चा रहता है तो देखने में मछली की तरह लगता है। वो क्या किससे सांस लेता है? तो गिल से सांस लेता है, मतलब कि वो गलफड़ा से सांस लेता है। कौन लेता है? मेढक कितने प्रकार से लेता है? 3 प्रकार से। फेफड़ा से भी लेगा, त्वचा से लेगा भी, और गिल से भी लेगा। तो गिल से कब लेता है? गिल से लेता है जब वह बच्चा रहता है तब लेता है। अब आते हैं थोड़ा सा देखते हैं श्वासोच्छ्वास, यानी कहने का मतलब ब्रीदिंग कहने का मतलब 2 प्रक्रिया है। ब्रीदिंग में 2 प्रक्रिया है, सांस लेना, सांस अपने अंदर लेना और छोड़ना। दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? ब्रीदिंग बनता है, यानी कि श्वासोच्छ्वास कहलाता है, यानी कि ब्रीदिंग बनता है। यानी कि जब हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? ब्रीदिंग कहलाएगा।
जब सिर्फ सांस लेंगे और नहीं छोड़ेंगे तो क्या ब्रीदिंग नहीं कहलाएगा। यानी कि जब तक दोनों प्रक्रिया नहीं होगा, सांस लेना और छोड़ना, तो ब्रीदिंग नहीं कहलाएगा। देखिए, सांस लेना को कहते हैं हम लोग इंटरपुलेशन, क्या बोलते हैं इंटरपिरेशन, और छोड़ना को बोलते हैं एक्सपिरेशन। हिंदी में बोलेंगे निश्वासन और छोड़ना को बोलेंगे निश्वासन। ठीक है, जब सांस लेते हैं दोस्तों तो जो वायुमंडल में जो हवा है उसमें किस चीज का जितना मात्रा है सारे ले लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन का मात्रा है वायुमंडल में कितना 78%, तो हम लोग 78% नाइट्रोजन लेते हैं, लेकिन जिसका काम होता है उसी का जो है श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है यूज होता है। जो नाइट्रोजन को 78% ले लिए और नाइट्रोजन का शरीर में कोई काम ही नहीं है, क्या नहीं है, शरीर में कोई काम नहीं है, तो क्या उसको बाहर कितना करेंगे, तो सेम टू सेम उसको कर देंगे 78% ही जैसे लेंगे तैसे उसको बाहर कर देंगे। फिर लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेते हैं 21%। जब ऑक्सीजन को हम 21% लेते हैं दोस्तों तो उसको हम 17% छोड़ते हैं, उसका 4% जो है कंज्यूम कर लेते हैं। क्या करते हैं, 4% क्या कर देते हैं, O2 को हम लोग CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं। जो ऑक्सीजन है वायुमंडल में कितना है 21%, उसको जब लेंगे तो 17% छोड़ेंगे, यानी कि 4% को क्या किए, 4% को हम O2 से किस में कन्वर्ट कर दिए, CO2 में कन्वर्ट कर दिए। अब जब श्वास लेते हैं दोस्तों तो उसमें कुछ CO2 भी जाता है, तो CO2 कितना जाता है, तो CO2 जाता है 0.03%। कितना जाता है 0.03%। लेकिन CO2 को छोड़ेंगे कितना, तो CO2 को छोड़ेंगे दोस्तों 4%। क्यों छोड़ेंगे 4%, क्योंकि O2 को जब हम कन्वर्ट कर दिए CO2 में तो किस में ऐड होगा, CO2 में ऐड होगा। तो कितना छोड़ेंगे, लिए तो बहुत कम, लेकिन छोड़ेंगे कितना, 4% CO2 को छोड़ेंगे। ये जो है वो ब्रीदिंग सिस्टम का कुछ प्रोसेस था। आगे देखेंगे हम लोग कि ब्रीदिंग सिस्टम में कौन कौन से अंग जो प्रयोग होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है दोस्तों, जो श्वसन तंत्र का है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कह रहा है वायवीय श्वसन। क्या है वायवीय श्वसन, कहने का मतलब दोस्तों जहां पे हम श्वसन करेंगे वहां पे O2 मौजूद हो, क्या हो, O2 मौजूद हो, उसको कहेंगे वायवीय श्वसन। जहां पे O2 मौजूद नहीं रहेगा, O2 अनुपस्थित रहेगा, मौजूद नहीं रहेगा, यानी कहने का मतलब अनुपस्थित रहेगा, वो रहेगा अवायवीय श्वसन होगा। उसको क्या बोलेंगे, अवायवीय श्वसन। जहां पे अवायवीय श्वसन बोलेंगे इसको दोस्तों। ऑप्शन इसका बी सही है। कह रहा है कि वायवीय श्वसन किसे कहेंगे, जहां वायवीय श्वसन उसे कहेंगे जहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, उसे क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन बोलते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, यानी कि ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित रहता हो, तो अनुपस्थिति में श्वसन को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। क्या बोलते हैं उसको, अवायवीय श्वसन। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो तो उसको क्या बोलेंगे, अवायवीय श्वसन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए, कह रहा है श्वास नली यानी कि ट्रैकिया इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है। जो ट्रैकिया है दोस्तों, ट्रैकिया, तो ट्रैकिया किस मानव तंत्र का एक भाग है। जो मानव में तंत्र है, जैसे पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, अंतःस्रावी तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, तो किस तंत्र का एक भाग है, तो श्वसन तंत्र का एक भाग है कौन, ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है दोस्तों, ट्रैकिया क्या है, श्वसन तंत्र का एक भाग है। ट्रैकिया की जो है दोस्तों, ट्रैकिया क्या करता है, ट्रैकिया जो है दोस्तों, ट्रैकिया में मनुष्य नाली, ट्रैकिया जो है स्वतंत्र श्वास नली से ट्रैकिया से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, स्वर यंत्र से। स्वर यंत्र जो वॉइस वोकल कोड होता है दोस्तों, स्वर यंत्र श्वास नली, स्वर यंत्र श्वास नली या ट्रैकिया से जुड़ा होता है। क्या होता है, ट्रैकिया से जुड़ा होता है। जो श्वास नली है दोस्तों, श्वास नली की लंबाई है कितना, 11 सेंटीमीटर। कितना है श्वास नली की लंबाई, श्वास नली की कुल लंबाई 11 सेंटीमीटर है दोस्तों। क्या है, श्वास नली की कुल लंबाई 11 सेंटीमीटर है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है। तो ट्रैकिया भी देखें, मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है, तो श्वसन तंत्र का भाग है। मानव शरीर के श्वसन तंत्र का भाग है। जो श्वसन तंत्र के अंतर्गत सभी अंगों आते हैं, कौन कौन सा अंग आता है दोस्तों श्वसन तंत्र के अंतर्गत, श्वसन तंत्र का अंतर्गत जो आता है, नासिक आता है। क्या आता है, नासिका। पहला अंग कौन है, पहला अंग है नासिका। उसके बाद है ग्रसनी। क्या है, दूसरा में ग्रसनी। तीसरा में कौन सा अंग है, तीसरा अंग है लैरिंग्स। कौन है, लैरिंग्स। चौथा अंग कौन सा है, चौथा अंग है ट्रैकिया। चौथा अंग कौन है, ट्रैकिया। और पांचवा अंग है दोस्तों, पांचवा अंग है ब्रोकाई एवं फेफड़ा। क्या है, पांचवा ब्रोकाई। और छठा लास्ट अंग है
फेफड़ा। इतना मिलके क्या बनता है, इतना मिलके श्वसन तंत्र बनता है। ठीक है, ट्रैकिया जो है दोस्तों वक्ष गुहा में होता है। ट्रैकिया कहाँ पे उपस्थित होता है, तो ट्रैकिया जो है वक्ष गुहा में उपस्थित होता है। कहाँ पे होता है, वक्ष गुहा में। कहाँ होता है ट्रैकिया उपस्थित, वक्ष गुहा में ट्रैकिया उपस्थित होता है। ठीक है, कहाँ पे, वक्ष गुहा में। इसमें दो शाखाएं होते हैं ट्रैकिया में जो दोस्तों, ट्रैकिया में, ट्रैकिया का दो शाखाएं होते हैं। कौन कौन, एक शाखा जो होता है वो दाएं फेफड़े में, एक शाखा होता है दाएं फेफड़ा में, दाएं फेफड़ा में, और दूसरा शाखा होता है बाएं फेफड़ा में जुड़े होता है। एक शाखा कहाँ, दाएं फेफड़ा में, और दूसरा शाखा जो है से बाएं फेफड़ा में कनेक्ट होता है। कहाँ होता है, दाएं फेफड़ा में, और दूसरा बाएं फेफड़ा में कनेक्ट होता है। किसका, ट्रैकिया का, जो दोनों शाखाएं हैं, दोनों सिराएं हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायुकोश का क्या कार्य है। जो वायुकोश है दोस्तों, वायुकोश कहने का मतलब एल्वोलाई। एल्वोलाई का क्या कार्य है, एल्वोलाई का कार्य है दोस्तों गैसों का आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। जो गैसों का आदान प्रदान वाले स्थान है उस पर क्या, एक सतह प्रदान करना। देखिए एल्वोलाई जो है दोस्तों एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह छोटे गुब्बारे के आकार की हवा की थैली है। क्या है, एक छोटे गुब्बार जैसा हवा की क्या है, एक थैली है, जिसका कार्य है कि गैसों के आदान प्रदान करने वाले स्थान पर एक सतह सा प्रदान करना। क्या करना, सतह सा प्रदान करना। इसके माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह होता है। इसके माध्यम से क्या होता है, O2 और CO2 का प्रवाह होता है। क्या होता है, प्रवाह होता है। किसके कारण, ये होता है वायुकोश के कारण। इसका ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर, जो पेशी कोशिका है, ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजन होकर डॉट 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 में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित होता है, पायरुवेट पर विभाजन होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो परिवर्तन लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, ऑप्शन इसका बी सही है, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में। जो पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में कन्वर्टित हो जाता है। ऑप्शन इसका बी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वायवीय श्वसन अभी आए एरोबोलिक रेस्पिरेशन कब होता है। जो वायवीय श्वसन है वो आपको पता है कि O2 के उपस्थिति में होता है। किसमें होता है, O2 के उपस्थिति में। अवायवीय O2 के अनुपस्थिति में। क्या, O2 के अनुपस्थिति में तो वायवीय श्वसन है। तो वायवीय श्वसन में क्या आएगा, तो वायवीय श्वसन में इसका ऑप्शन डी सही है कि ऑक्सीजन का प्रयोग करके ग्लूकोज को विघटन करने के दौरान, यानी कि ऑक्सीजन का जब प्रयोग करेंगे, ऑक्सीजन का प्रयोग करके ग्लूकोज को विघटन करेंगे तो क्या कहलाएगा, वायवीय श्वसन कहलाएगा। ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसा जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस रूप में देते हैं। तो जो ऊर्जा मिलती है दोस्तों ग्लूकोज के विघटन होने पर, उस किस रूप में मिलती है, तो वो मिलती है एटीपी के रूप में। किसमें, एटीपी के रूप में। किसमें मिलती है, एटीपी। इसका ऑप्शन डी सही है। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जब विघटित होते हैं दोस्तों, तो जब टूटती है तो एटीपी के रूप में ऊर्जा देती है। किसमें, एटीपी के रूप में। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। एटीपी को क्या बोलते हैं, जो सेल है दोस्तों, सेल, उसका ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं। किसको, एटीपी को। क्योंकि यह दूसरे और तीसरे फॉस्फेट समूह की बीच बंधन आसानी से रिलीज करके योग ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा का प्रदान करते हैं। कौन, एटीपी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज के अणु, जो ग्लूकोज के अणु है वो टूटते हैं। किसमें टूटते हैं, जो ग्लूकोज का अणु है दोस्तों वो किसमें टूटते हैं, तो ग्लूकोज का अणु जो है वो टूटता है पायरुविक एसिड में। किसमें टूटता है, पायरुविक एसिड में टूटता है। ऑप्शन इसका बी सही है। जो ग्लूकोज के अणु है किसमें टूटता है, पायरुविक एसिड में टूटते हैं। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज जो है दोस्तों सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कौन, ग्लूकोज क्या है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है दोस्तों C6H12O6। C6H12O6 किसका सूत्र है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। इसका क्या है, C6H12O6 रासायनिक सूत्र है। यह स्वाद में कैसा होता है, स्वाद में
स्वाद में मीठा होता है। ग्लूकोज कैसा होता है स्वाद में? स्वाद में मीठा होता है। रक्त में ग्लूकोज की स्तर बढ़ने पर क्या हो जाता है? मधुमेह रोग होता है। रक्त में अगर जो ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाए तो कौन सी रोग होगा? तो मधुमेह रोग होगा। कौन सी रोग होगा? मधुमेह रोग होगा। रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाए तो कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। देखिए कह रहा है टाइप 1 में मधुमेह का अधिकतर छोटे बच्चे या 20 साल से कम उम्र के लड़के होते हैं। जो मधुमेह का जो शिकार होते हैं दोस्तों, वो अधिकतर छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे या 20 वर्ष से कम उम्र वाले होते हैं जो मधुमेह का शिकार होते हैं। और टाइप 2 में इस प्रकार शरीर को इंसुलिन जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में नहीं बन पाती है, तो आम्ल क्षार जैसे जल मिलाया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। जो जीवाणु है दोस्तों उसमें श्वसन स्थल क्या है? तो जीवाणुओं में श्वसन स्थल है मिसोसोम। क्या है? मिसोसोम जो है जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। जीवाणु परपोषी बैक्टीरिया कोशिका में बने स्वपाई क्या जीवाणुओं क्या है? जीवाणुओं में श्वसन स्थल कौन है? मिसोसोस है। कौन है? मिसोसोम। मिसोसोम क्या है? जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 163 कह रहा है मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। जो मनुष्यों में पाया जाता है वो श्वसन पिगमेंट है। क्या है श्वसन पिगमेंट? वो है दोस्तों हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मानव शरीर का एक लाल रुधिर कणिकाएं है। क्या है? लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल लाल रुधिर कणिकाएं हैं। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाएं में पाया जाता है। यह लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है। क्या है? यह लौह युक्त धातु प्रोटीन है। क्या है दोस्तों? हीमोग्लोबिन है लौह युक्त धातु प्रोटीन। कौन है? हीमोग्लोबिन कितने शब्द से मिलकर बना है? तो हीमो प्लस ग्लोबिन। क्या बना है? हीमो प्लस ग्लोबिन। हीमो का मतलब लाल और ग्लोबिन का मतलब लौहयुक्त प्रोटीन। ठीक है, लौहयुक्त प्रोटीन। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन फेफड़ा से शरीर के शेष भाग को ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कहां से? फेफड़ा पर जाता है दोस्तों। फेफड़ा से शरीर तक सारी अंगों तक कौन O2 का परिवहन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है O2 का परिवहन। लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रंग हीमोग्लोबिन हीम नामक पिगमेंट के कारण होता है। जो लाल रंग है दोस्तों ब्लड का, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन में कौन वर्णक है? तो हीम नामक वर्णक है। हीमोग्लोबिन में कौन सा है? हीम नामक उत्तरदायी है जो लाल रंग करता है। मनुष्य में पाया जाना श्वसन पिगमेंट हेमोग्लोबिन है। जो मनुष्य में पाया जाना श्वसन पिगमेंट है कौन है? हेमोग्लोबिन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटन कहाँ होता है? जो ऊर्जा उत्पादन होता है दोस्तों उसमें ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटन कहाँ होता है? तो वो होता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ होता है? ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटन कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटन जो है दोस्तों, विघटन कहाँ होता है? ग्लाइकोसिलिस में संपन्न होता है। ग्लाइकोसिलिस यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। इसका ऑप्शन सी सही है। कहाँ होता है? उस पाइरुवेट का विघटन कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है। क्या की जाती है? निष्कासित की जा सकती है। कौन सी है? कहलाती है जो वायु है दोस्तों, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन कहने का मतलब अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है डॉट कहलाती है। क्या कहलाती है? निष्कासित की जा सकती है। क्या कहलाती है? फेफड़ों का आयतन। क्या कहलाती है? फेफड़े का आयतन कहलाती है। क्या कहलाती है? फेफड़े का आयतन कहलाती है। जो दोस्तों वायु की वह प्रक्रिया की मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है क्या कहलाती है? फेफड़े का आयतन कहलाती है। यानी कि ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 166 कह रहा है हमारे फेफड़े में कितने कोशिकाएं होते हैं? जो हमारे फेफड़े हैं दोस्तों उसमें कितने कोशिकाएं होते हैं? तो हमारे फेफड़े में लगभग 300 मिलियन कोशिकाएं होते हैं। कितने होते हैं? 300 मिलियन कोशिकाएं होते हैं हमारे फेफड़े में। हमारे फेफड़े में 300 मिलियन कोशिकाएं होते हैं लगभग। फेफड़े के अंदर प्रत्येक श्वसनिका पुनः पतली शाखाओं में विभाजित होता है। क्या होता है? एकदम पतली शाखाओं में क्या होता है? विभाजित होता है जिन्हें हम लोग बोलते हैं वायु कोष्ठक वाहिनियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? वायु कोष्ठक
वाहिनियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठक वाहिनियां बोलते हैं। ठीक है, वाहिनियां कहलाते हैं। वाहिनियां अनेक छोटे छोटे वायु कोशक में खुलती है। मनुष्य के दोनों फेफड़े में ऐसे करीब 300 मिलियन वायु कोष होते हैं। कितने होते हैं? 300 मिलियन वायु कोष होते हैं। इस प्रकार मनुष्य के फेफड़े में श्वास गैस की आदान प्रदान के लिए 400 से 800 वर्ग फीट का सतह, कितना? 400 से 800 वर्ग फीट की सतह उपलब्ध होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 167, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डॉट डॉट शामिल होता है। क्या शामिल होता है? जब श्वास छोड़ते हैं तो उसमें क्या शामिल होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, जलवाष्प, नाइट्रोजन। जो हम जब श्वास छोड़ देते हैं दोस्तों तो उसमें शामिल होता है नाइट्रोजन। अब आपसे पूछेंगे कि नाइट्रोजन कितना परसेंट शामिल होता है, तो 78% नाइट्रोजन शामिल होता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में 78% है, तो जब 78% लिया नाइट्रोजन का कोई काम ही नहीं है, तो पूरा का पूरा नाइट्रोजन क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। नाइट्रोजन गैस छोड़े गए श्वास में शामिल होता है। फेफड़ा का मुख्य काम शरीर के अंदर वायु खींचकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना। क्या करना? ऑक्सीजन को उपलब्ध कराना। इन कोशिकाओं की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड वार्ज को बाहर करना, और CO2 को क्या करना? CO2 को बाहर करना। ये क्या है? जो है ये दोस्तों ये किसका मुख्य काम है? वो फेफड़े का मुख्य काम है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, नाड़ी की धड़कन पल्स बीट से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? जो नाड़ी का धड़कन है वो किससे मापी जाती है? तो वो मापी जाती है दोस्तों धमनी से। किसमें मापी जाती है? धमनी। जो हाथ में जो धमनी है दोस्तों, उसी को हम लोग देखते हैं तो कहते हैं कि धड़कन चल रहा है, या नाड़ी की धड़कन किससे मापते हैं? तो धमनी से मापते हैं। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका डी सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है दोस्तों, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहते हैं? जो श्लेष्मा झिल्ली है दोस्तों उसकी सूजन को क्या बोलते हैं? उसकी सूजन को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। क्या बोलते हैं उसको? ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। उसका ऑप्शन ए सही। जो श्लेष्मा झिल्ली है दोस्तों उसकी सूजन को क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। यह श्वसन की सूजन से संबंधित है। कौन सा है दोस्तों? ब्रोंकाइटिस। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका ए सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? जो मानव जो श्वास लेता है उसके बाद क्या छोड़ा जाता है? ऑप्शन ए में कह रहा है गैसों का मिश्रण, बी में कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और सी में कह रहा है ऑक्सीजन। तो गैस मानव के श्वसन के बाद छोड़ते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, CO2 छोड़े जाते हैं। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका डी सही है। आगे देखिए कह रहा है कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है? कौन सी जीवन प्रक्रिया है दोस्तों जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? उष्ण ऊर्जा में बदलता है। तो रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में श्वसन बदलता है दोस्तों। कौन बदलता है? श्वसन। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका सी सही है। श्वसन जीवों के अंदर होती है। क्या होती है? जीवों के अंदर होती है, जो क्या करता है? पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। श्वसन दो प्रकार का होता है दोस्तों। कौन कौन होता है? एक ऑक्सी होता है, एक अनऑक्सी होता है। आपको पता है ऑक्सी किसको कहेंगे? अवायवीय कहेंगे, अनावायवीय कहेंगे। तो श्वसन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन? ऑक्सी और अनऑक्सी। ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी और अनऑक्सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? जो ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ पे होता है? पायरुविक टूटता कहाँ पे? तो टूटता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। कौन? पायरुविक। पायरुविक जो है दोस्तों ऊर्जा को उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल जो है उसका विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन इसका सी सही है। यह प्रक्रिया क्रेब्स चक्र में होता है। क्या होता है? क्रेब्स चक्र में होता है। क्रेब्स साइकिल में होता है। कहाँ होता है? क्रेब्स साइकिल में होता है। कहाँ पायरुविक का विघटन होता है? क्रेब्स चक्र में जो क्रेब्स चक्र है दोस्तों उसमें क्या होता है? पायरुविक अम्ल को विघटन होता है। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 173 कह रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहते हैं? जो सबस्ट्रेट है दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है उसमें सबस्ट्रेट का अपूर्ण विघटन को क्या कहते हैं? उस अपूर्ण विघटन को कहते हैं अनॉक्सी श्वसन। क्या बोलते हैं उसको? जहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं तो उसको क्या बोलेंगे? अनॉक्सी श्वसन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अनॉक्सी श्वसन बोलेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशिया की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु
डॉट 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 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या हो जाता है, 6 कार्बन अणु जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। जब ऑक्सीजन की कमी होता है तो क्या हो जाता है, 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तन हो जाता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान हमारी मांसपेशियों में कोशिकाओं की ऑक्सीजन कमी होती है, तो जो 6 कार्बन अणु है दोस्तों वो क्या हो जाता है, 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका BC सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े डॉट 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 के कारण हवा से भर जाते हैं, किसके कारण भर जाते हैं। जो अंतः श्वसन होता है दोस्तों उसमें फेफड़े किसके कारण भर जाते हैं, तो फेफड़ों के अस्फीति के कारण। किसके कारण, फेफड़ों के अस्फीति के कारण। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। जब शरीर के अंदर रुधिर एवं उत्तक द्रव के माध्यम से होने वाले गैस, जो गैस है दोस्तों, गैस से विनिमय के आंतरिक श्वसन कहते हैं। अंतः श्वसन के दौरान क्या होता है, फेफड़ा जो है फेफड़े के लिए दाब के कारण हवा से क्या होता है, भर जाता है दोस्तों। क्या होता है, फेफड़ा भर जाता है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, निःश्वसन। निःश्वसन द्वारा होता है, निःश्वसन द्वारा क्या होता है, निःश्वसन द्वारा क्या होता है, निःश्वसन द्वारा क्या होता है दोस्तों, निःश्वसन द्वारा होता है फेफड़े में अपस्फीति। क्या होता है निःश्वसन द्वारा, फेफड़े में अपस्फीति, फेफड़े में अस्फीति क्या होता है, निःश्वसन द्वारा होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 77, सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है, कौन शामिल है, सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है दोस्तों प्रश्वसन और निःश्वसन। सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल है, प्रश्वसन। बताए थे सांस लेने की प्रक्रिया में क्या समझते हैं, हवा को या सांस को लेना और छोड़ना दोनों शामिल है, कौन सी, सांस लेने की प्रक्रिया में। तो प्रश्वसन और निःश्वसन दोनों शामिल है सांस लेने की प्रक्रिया में। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ए सही है। आगे देखिए, आगे कह रहा है मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, जो मानव शरीर में श्वसन वर्णक है दोस्तों वो कौन सा है, तो आपको पता है कौन सा है, हीमोग्लोबिन है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन O2 से जुड़ता है। जो हमारे शरीर में ऊर्जा को प्रदान करने के लिए कौन जो है दोस्तों O2 से जुड़ता है, वो जुड़ता है O2 से ग्लूकोज। क्या जुड़ता है, ग्लूकोज जुड़ता है। और किस रूप में ऊर्जा देता है, तो ATP के रूप में ऊर्जा देता है। किस में देता है, ATP के रूप में ऊर्जा देता है। ग्लूकोज जो है दोस्तों सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, सरल कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या करता है दोस्तों, इसको रासायनिक सूत्र क्या है, जो ग्लूकोज है दोस्तों यह जल में भी घुलनशील है। ग्लूकोज क्या है, जल में भी क्या है, घुलनशील है। ग्लूकोज क्या है, जल में भी घुलनशील है। ग्लूकोज क्या है, जल में घुलनशील है। इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6 इसका क्या है, रासायनिक सूत्र है। यह स्वाद में मीठा होता है दोस्तों। यह सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत है। जो सजीव है दोस्तों उसमें कोशिकाओं के ऊर्जा का सर्वप्रमुख क्या है, स्रोत है। कौन, ग्लूकोज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 180 कह रहा है, दोस्तों किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। तो आपको पता है ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति रहेगी तो अवायवीय श्वसन होगा। किसकी अनुपस्थिति में, तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। तो दोस्तों यहाँ तक के हम लोग क्या किए कि श्वसन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जितना भी ऑब्जेक्टिव है यूथ पब्लिकेशन में उसको हम अच्छा से क्या किए, सोल्व किए विथ डिस्कशन। तो मिलते हैं अगला वीडियो में उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्लेटरी सिस्टम से। तो आज तक रहने देते हैं यहीं तक। तो दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें